हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप से रिलेटेड फंडामेंटल्स को जाना कि पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम लोग पार्टनर से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड फर्दर चैप्टर्स को जानने के लिए, ठीक है, ये जरूरी है कि उससे पहले हम लोग गुडविल के बारे में जानें। तो हमको यहाँ पे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हम लोगों को सीखना होगा, ताकि आगे के चैप्टर्स हमारे लिए और इजी हो जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं, है ना, कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर गुडविल होता क्या, ठीक है। ये गुडविल है क्या? गुडविल, जिसका हिंदी हम लोग बोलते हैं ख्याति, है ना। एक्चुअल में देखो, गुडविल जो है किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी बिजनेस का नेम, उसका फेम, रेपुटेशन, जो अपने ऑनेस्टी से, बिहेवियर से कस्टमर्स के सामने तैयार करता है। मीन्स कोई भी बिजनेसमैन जो है, कोई भी बिजनेस जो है अपना रेपुटेशन अर्न करता है मार्केट में, ठीक है ना। मीन्स हो क्या रहा, देखो समझो, मान लेते हैं कि दो बिजनेसमैन है, ए और बी, दोनों सेम टाइप का बिजनेस चला रहा है, दोनों का सेम टाइप का बिजनेस है, सेम सारा कुछ सेम है, कैपिटल वगैरह भी लगभग सेम लगा हुआ है, ठीक है। बट हो क्या रहा है कि ए का जो बिजनेस है और बी का जो बिजनेस है, तो जब कस्टमर्स की बात करें तो ए के पास बहुत ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, अब बी के पास गिना चुना कस्टमर्स आते हैं, जबकि दोनों के पास सेम टाइप का बिजनेस है, ठीक है। जो गुड्स का क्वालिटी वगैरह है वो भी लगभग सेम ही है। बट ऐसा क्या है कि ए के पास कस्टमर्स लगभग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, उनके पास भीड़ लगा रह रहा है, और बी के पास गिना चुना कस्टमर्स ही जाता है। सीधा सी बात है कि ए जो है अपने मार्केट में अपने कस्टमर्स के सामने एक अच्छा रेपुटेशन, एक अच्छा गुड नेम जिसको कहते हैं, वो बना करके रखा है, जिसके चलते कस्टमर्स इसकी ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और इनके पास एक्स्ट्रा टर्नओवर होता है, देन ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं, है ना। गुडविल का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। मींस अदर बिजनेसमैन जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसके कंपेयर में हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा, ज्यादा हो रहा, क्योंकि मेरे पास कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं, कस्टमर्स मेरी ओर ज्यादा अट्रैक्टेड है ना। तो ये आपका गुडविल है जो आप क्रिएट करते हो अपने बिजनेस में, अपने ऑनेस्टी के कारण, ठीक है ना। जो ऑनर्स जो होते हैं अपने ऑनेस्टी के चलते या अपने हार्डवर्क के चलते, ठीक है, वो अपना तैयार करते हैं मार्केट में अपना रेपुटेशन, गुड नेम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर ये गुडविल को हम लोग कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेट करें। तो एक्चुअल में देखो, हमारे पास गुडविल का क्लासिफिकेशन करें तो गुडविल दो टाइप का हुआ, सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड। तो अभी जो हम लोग गुडविल के बारे में जान रहे थे कि कोई भी बिजनेसमैन अपने ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क से, है ना, आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, देन अदर बिजनेसमैन के कंपेयर में उसके पास कस्टमर्स ज्यादा आ रहे होते हैं। मानकर चलो कि दो बिजनेसमैन है, ए और बी, दोनों का सेम टाइप का बिजनेस था, किसी भी टाइप का, मान लो शूज स्लीपर का शॉप है, कुछ भी है, ठीक है। बट ए के पास क्या हो रहा, बहुत ज्यादा कस्टमर्स जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो उसमें है कि कस्टमर्स उसकी ओर ज्यादा मूव करते हैं, वहां से ज्यादा सामान परचेज करते हैं, यानी उनके स्टॉक का टर्नओवर क्या होता है, ज्यादा होता है। बी के पास उतना नहीं जा पा रहा, तो सीधा सी बात है कि ए जो है मार्केट में अपना एक अच्छा गुडविल बना रखा है, जिसके चलते कस्टमर्स उन्हीं के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसी गुडविल की बात हो रही है। अब एक बात बताओ, आपके लिए ऑनेस्टी और हार्डवर्क, अगर आप बिजनेस चलाते हो, आप ऑनेस्टी अपनी ईमानदारी से चला रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस, एक्स्ट्रा खर्च आपको नहीं करना पड़ रहा, है ना। इट इज जनरली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप तुरंत बिजनेस ओपन किए हैं और तुरंत आपका गुडविल क्रिएट हो जाए, ऐसा लगभग इम्पॉसिबल है। एक लंबे समय तक मार्केट में आप रहते हो, कस्टमर्स आपको जानते हैं, आपके बिहेवियर को समझते हैं, आपकी गुड्स की क्वालिटी को समझते हैं, देन आपकी वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जितना लंबा होते चल जाएगा मार्केट में, उतना ही आपका ज्यादा रेपुटेशन, गुडविल बनता चला जाएगा। कस्टमर के साथ कैसा आप बिहेवियर कर रहे हो, कैसा उनको सामान दे रहे हो, किस तरह से उनको आप ट्रीट कर रहे हो, है ना। तो ये अर्न करना पड़ता है, इसके लिए एक टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है विच कैन नॉट बी सीन. इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी. It is not recorded in the books of accounts because consideration in money or money worth has not been paid for it. आप देख सकते हो कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ा, है ना. कहीं कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा, ना कोई पेमेंट आया ना कोई पेमेंट गया, मनी के टर्म में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ. इसी कारण सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं है. नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट हमारा दूसरा टाइप आ जाता है परचेज्ड गुडविल. परचेज गुडविल क्या हो गया? एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट. मींस किसी के गुडविल को खरीदना. अब किसी के गुडविल को कैसे खरीदेंगे? जब गुडविल इंटेंजिबल है तो कैसे खरीदेंगे? देखो, इट अराइजेस ऑन परचेज ऑफ ए बिजनेस. अगर हम किसी के बिजनेस को खरीदते हैं देन उसका गुडविल हम परचेज करते हैं. ठीक है, अगर उसका बिजनेस का गुडविल अच्छा था, हम उसको खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ जाता है. इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट. तो परचेज गुडविल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड रहता है, यानी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड रहता है. तो अगर बैलेंस शीट में गुडविल लिखा हुआ है तो आप श्योर रहो कि वो परचेज गुडविल है, यानी जिस बिजनेस को हमने खरीदा था, है ना, किसी रनिंग बिजनेस को हमने खरीदा, उसका जो बना बनाया गुडविल था उसको हमने खरीद लिया. कैसे समझते हैं? मानकर चलो कि मिस्टर एक्स का कोई बिजनेस है. ठीक है, अब उस बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं. मिस्टर एक्स के बिजनेस का टोटल वैल्यू, उसके सारे असेट्स लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद, कि उसका लैंड बिल्डिंग का वैल्यू, प्लांट मशीनरी, चाहे जो भी है, ठीक है, टोटल असेट्स का वैल्यू मानकर चलो कि 50 लाख रुपीज है, और उसका लाइबिलिटीज जो है 10 लाख रुपीज का है. मार्केट में क्रेडिटर्स वगैरह, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी है, सारा लाइबिलिटीज. और मिस्टर एक्स का देखा जाए तो नेट असेट्स कितना हो गया? 40 लाख हो गया. यानी 50 लाख का उसका असेट्स और उसके लाइबिलिटीज को हम पूरे बिजनेस को जब टेक ओवर कर रहे हैं तो उसका असेट्स अब मेरा असेट्स हो जाएगा, उसका लाइबिलिटी जब मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा. तो 40 लाख रुपए नेट पेमेंट अगले को करना चाहिए. बट हम अगले को 40 लाख नहीं, बल्कि अगले को हम क्या दे रहे हैं? 60 लाख रुपया दे रहे हैं. तो ये जो एक्स्ट्रा 20 लाख रुपया पे कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा जो 20 लाख पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिस्टर एक्स बहुत टाइम से बिजनेस को मार्केट में चला रहा था, उसका रेपुटेशन था, नेम था, फेम था, जो भी है, तो उसका मार्केट में ये जो बना बनाया कस्टमर्स था, अब उसके बिजनेस को हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं. तो उसके द्वारा जो गुडविल बनाया गया था, उसका इफेक्ट अगर उसके बिजनेस को हम खरीदे तो उसके गुडविल का फायदा तो हम लोगों को मिलेगा. तो उस एक्स्ट्रा जो हम पेमेंट कर रहे हैं 20 लाख रुपीज, बस उसी चीज के लिए कर रहे हैं. वो जगह, ठीक है, जहां पे कस्टमर्स आ रहे थे, लोग जान रहे थे, उस प्लेस के लिए, ठीक है, जो कस्टमर्स उसकी ओर अट्रैक्ट थे, उसके बिजनेस की ओर अट्रैक्ट थे, तो उसका एडवांटेज हमें मिलेगा. अगर हम उसके बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो हमें मिलेगा. तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, एक्स्ट्रा पेमेंट कितना रुपया? 20 लाख रुपीज. ये 20 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है परचेज गुडविल. बिकॉज आपने अगले का 50 लाख का सेट लिया, 10 लाख का लाइबिलिटी लिया, तो अगले को देना कितना है? 40 लाख रुपीज. बट हमने परचेज कंसिडरेशन हमने कितना पे किया? 60 लाख रुपीज पे किया, यानी 20 लाख एक्स्ट्रा. तो ये एक्स्ट्रा जो पेमेंट किए हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? परचेज गुडविल बोलेंगे. इसी कारण परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है और बैलेंस शीट के असेट्स साइड में. हाँ, अब इस चीज को हम लोग जानेंगे कि आखिर गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत क्यों. ठीक है ना, कब उसका वैल्यूएशन करना चाहिए? तो देख सकते हो नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. कब आखिर गुडविल का हम कैलकुलेशन करें, उसका वैल्यूएशन कब करें? तो सबसे पहले तो एक शॉर्ट में हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में रेशियो में चेंजेज आ जाए तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है. ठीक है ना. व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. रेशियो चेंज होने का ये भी रीजन है कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया. रेशियो चेंज होने का ये भी रीजन है कि कोई पार्टनर रिटायर कर गया या डेथ कर गया. तो जब भी रेशियो चेंज हो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. फिर भी देखते हैं हम लोग. फर्स्ट क्या हुआ? व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. Second है when a new partner is admitted. Third है when a partner retires, when a partner dies.
व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब फर्म को बेचा जाए। जैसे भी हम लोग एग्जांपल लिए थे कि मिस्टर एक्स अपने बिजनेस को बेचें तो उन्होंने एक्स्ट्रा वैल्यू लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वो जान रहे थे कि मेरा गुडविल का फायदा अगले को मिलने वाला है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा वैल्यू लगा दिया। व्हेन द फर्म इज सोल्ड और व्हेन द फर्म इज अमलगमेटेड विथ अनदर फर्म, जब एक फर्म दूसरे फर्म से जाकर क्या हो जाए, अमलगमेट हो जाए। ठीक है, तो ये सब सारे कंडीशंस में हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी अब हमें जानना है मेथड्स को, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने का क्या मेथड है? तो देखा जाए तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक मेथड तो है नहीं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर में आपको दो मेथड आ जाएगा। फर्स्ट आ जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकेंड आ जाएगा सेकेंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें दो पढ़ना है, एक सिंपल और एक वेटेड। इसमें जानेंगे हम लोगों को पढ़ना क्या रहेगा। सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है हम लोगों का कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। फॉर 12th क्लास हम लोगों को यही तीन मेथड पढ़ना है। एवरेज प्रॉफिट जिसमें दो आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो तरीके से बनेगा। एक हो जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा हो जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी देखा जाए तो हम लोगों को टोटल 5 पढ़ना है। फर्स्ट सिंपल एवरेज, सेकेंड वेटेड, थर्ड सुपर, फोर्थ आ जाओ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और फिफ्थ आ जाओ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी इतना मेथड्स हम लोगों को सीखना है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए इतने मेथड्स को हम लोगों को सीखना रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं नॉर्मली। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, पहले इसको नोट कर लो आप लोग। देखिए हमारा सबसे पहला मेथड क्या आ जाएगा, सबसे फर्स्ट मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना, क्योंकि कुछ बिजनेसमैन, मोस्टली सबसे इजी मेथड यही है आपका। ठीक है, कुछ बिजनेसमैन अपने पास्ट प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल निकालना चाहते हैं। पास्ट में उनका बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस रहा, कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा था, प्रॉफिट बढ़ रहा था, घट रहा था, उसके बेसिस पे वो पिछले कुछ ईयर्स के प्रॉफिट को उठाते हैं, पिछला 3 साल, 4 साल, 5 साल, उस प्रॉफिट को उठा करके उसके एवरेज करते हैं, देन चेक करते हैं कि उनका गुडविल क्या है। ठीक है ना। तो इसमें देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टेप 1 में पिछला 3 साल, पिछला 4 साल, पिछला 5 साल का टोटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट कितने साल का, प्रीवियस 3 इयर्स, प्रीवियस 4 इयर्स, प्रीवियस 5 इयर्स, जो भी हो क्वेश्चन में आपका लिखा रहेगा, वो टोटल प्रॉफिट को हम लोग निकालेंगे।
स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल प्रॉफिट पिछले 4 साल का या 5 साल का जो भी रहेगा उतना से हम लोग ला करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स। अगर 3 साल का है 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 साल का है 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर 5 साल का टोटल प्रॉफिट लिया है तो 5 साल से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में ये इंडिकेट किया रहेगा। स्टेप 3 में आकर के जब एवरेज प्रॉफिट निकल जाए तो स्टेप 3 में हम लोग आकर के गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे और गुडविल इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये एक नया टॉपिक आ जाता है, सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, ठीक है ना। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ये क्या है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो अभी हमने एग्जांपल दिया था कि मिस्टर एक्स का जो रनिंग बिजनेस था उसको हम लोगों ने परचेज किया और उस बिजनेस को हम लोग चलाएंगे। तो मिस्टर एक्स के द्वारा जो अर्न किया गया गुडविल था, उस गुडविल का एडवांटेज, उस गुडविल का फायदा हम लोगों को कितने साल तक मिलेगा, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि उसका फायदा हम लोगों को कब तक मिलने वाला है। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको इसको या तो 3 इयर्स लेना है या फिर क्या लेना है 5 इयर्स लेना है। नॉर्मली आप 3 इयर्स लेकर के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहेगा कि हमने जिसके बिजनेस को परचेज किया उसके गुडविल का एडवांटेज, है ना, हमें कब तक मिल सकता है। 1 ईयर तक मिल सकता है, 2 इयर्स तक, 2.5 इयर्स तक, 3 इयर्स तक, वो क्वेश्चन में इंडिकेट रहेगा भाई। अगर नहीं रहे तो आपको 3 और 5 लेना है, नॉर्मली आप 3 इयर्स ले सकते हो, ठीक है। यानी देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए कुछ नहीं करना है। मानकर चलो कि एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे मानकर चलते हैं ईयर है 2022, 2023 और 2024, 3 इयर्स का ही लेते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉफिट मान लो यहाँ 50,000 है, यहाँ 70,000 है, यहाँ 60,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पता है कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, है ना, टोटल प्रॉफिट कर लेते हैं। पिछला 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स जो भी बोला, पिछले 3 इयर्स के प्रॉफिट को हम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, टोटल प्रॉफिट कितना था 1,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना था 3। देख सकते हो आपका ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 हो गया। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 60,000 आ गया। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या निकालना है, तीसरे स्टेप में हमें गुडविल निकालना है। तो गुडविल इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी 60,000 इनटू, अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आप अच्छे से देखना, इंडिकेट किया रहेगा। इमेजिन करो उसमें लिखा हुआ है 2.5 ईयर्स परचेज लिखा हुआ है, मींस जिसका हम बिजनेस परचेज किए उसके गुडविल का इफेक्ट, उसका एडवांटेज हमें 2.5 ईयर्स तक मिलेगा। तो 60,000 को 2.5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 1,50,000। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन कितना हो गया 1,50,000 रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने क्या किया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हमने टोटल प्रॉफिट निकाला, देन जितने साल का प्रॉफिट था, जितने ईयर का प्रॉफिट था उतना से हमने डिवाइड करके एवरेज कर दिया, ठीक है। अगर इस ईयर में किसी ईयर में लॉस रहे तो उसको भी काउंट करना है, बस वो लॉस को प्लस के बदले क्या कर लेना है माइनस, और वो भी ईयर काउंट होगा, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना, है ना। और उस एवरेज को निकालने के बाद कुछ नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना। यही है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को ध्यान देना है, थोड़ा सा क्लियर करना है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। कि अगर मान लो क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट है, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट क्या, जैसे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपका दिया रहे एबनॉर्मल लॉस को लेकर के, एबनॉर्मल लॉस जैसे में लॉस बाय थेफ्ट, है ना, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, और भी कुछ जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है।
तो ये सब क्या ना, ये सब हमारा क्या, एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस अगर दिया हुआ क्वेश्चन में, या एबनॉर्मल गेन दिया हुआ, एबनॉर्मल गेन जैसे इनकम टैक्स का अनएक्सपेक्टेड इनकम टैक्स रिफंड, है ना, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हो गया, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हो गया, है ना, इन्वेस्टमेंट से अगर कुछ फायदा हो गया, ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो ये सब क्या एबनॉर्मल गेन है। क्यों है आप समझ सकते हो, इनकम फ्रॉम क्या होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इसी के अपोजिट चले आते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट यानी फिक्स्ड एसेट। तो ये सब अगर दिया रहे क्वेश्चन में, तो आपको पहले ध्यान देना है कि देखो हमें जो गुडविल जो निकालना है वो कौन से प्रॉफिट से निकालना है, पहले हमें ये जानना है। हम जो नॉर्मली बिजनेस का जो ऑपरेशन कर रहे हैं, हम जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उसके कारण जो प्रॉफिट हो रहा, अगर हमारे प्रॉफिट में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट शामिल है जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशन से जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, यानी एक शूज स्लीपर बेचने वाला दुकानदार है, बिजनेसमैन है, तो अपने गुड्स को बेच करके जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, गारमेंट्स वाला अपने गुड्स को बेच करके जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है ना, एक होटल है, रेस्टोरेंट है, तो अपने कस्टमर को डील कर रहा है, उससे जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो हमें वो वाले प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन करना है, ना कि हमारे प्रॉफिट में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट शामिल है जैसे एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप समझो कि मान कर चलो हम बोले कि 2022 का जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट है 90,000, और हम एक इंफॉर्मेशन आपको दे दे कि इस 90,000 रुपया में इनकम फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मींस कोई एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है इसके अंदर में, मान लो 20,000 रुपीज इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। अब एक बात बताओ कि ये जो एबनॉर्मल गेन है इसको गुडविल के कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट में से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुडविल के कैलकुलेशन के लिए आप देख सकते हो बिजनेस को जो ऑपरेट किए, है ना, उसके कारण ये सब आपका इनकम नहीं हो रहा, ये तो आउटसाइड इनकम हो जा रहा है। जो आपका गुडविल रहे ना रहे, आप अपने शॉप को क्लोज रखो तो भी आपको हो जाएगा। एबनॉर्मल गेन का मतलब है क्या हुआ, आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा हो ना हो रहा उससे कोई मतलब नहीं, वो आपका होगा। आप एसेट्स उठा के बेच दिए, आपका एसेट्स का वैल्यू 10,000 था, बिक गया 15,000 में, इसलिए कि आपका गुडविल था, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हम अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किए, फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, वहां से अगर हमें डिविडेंड मिल जा रहा, तो ये सब हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं है, हमारा बिजनेस ऑपरेट हो रहा उसके कारण नहीं मिल रहा। तो वैसा एबनॉर्मल गेन वगैरह जो प्रॉफिट में शामिल है वो प्रॉफिट को आपको कम करना पड़ेगा, यानी एबनॉर्मल गेन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि एबनॉर्मल गेन ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया था और उसको हमको घटाना है, हमें रियल प्रॉफिट को निकालना है। रियल प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, 70,000, ठीक है। रियल प्रॉफिट मेरा 70,000 है, एबनॉर्मल गेन को साइड कर देना है। उसी तरह से एबनॉर्मल लॉस में आ जाओ, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, 2023 वाले प्रॉफिट में 70,000 है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि 2023 में आपके यहाँ चोरी हुआ था, आपके गोडाउन में या ऑफिस में चोरी हुआ था और 10,000 रुपीज का लॉस हुआ था, लॉस बाय थेफ्ट हुआ था। तो आप ही बताओ, ये जो 70,000 आया वो 10,000 एडजस्ट करने के बाद आया, वो 10,000 लेस करने के बाद आया, तो हमें वो 10,000 को वापस प्लस कर देना है, क्योंकि बिजनेस के ऑपरेशन से हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया था, बिजनेस के ऑपरेशन से हमने 80,000 अर्न किया था। वो बैड लक था कि हमारे यहाँ चोरी हो गया 10,000 रुपए का, तो हमने प्रॉफिट कितना दिखाया, 70,000। क्योंकि जब हम लोग ट्रेडिंग और P&L बनाते हैं तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट रहता है, ठीक है ना, उस नेट प्रॉफिट में हम एबनॉर्मल गेन को, एबनॉर्मल लॉस को, सबको डेबिट और क्रेडिट किए हुए रहते हैं, देन हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। और गुडविल के कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान देना है कि हमें वो नेट प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें वो नेट प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन नहीं करना है जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट, मान लो ये P&L अकाउंट है और आपके यहाँ नेट प्रॉफिट दे दिया 70,000, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है लॉस बाय थेफ्ट, यहाँ लिखा हुआ है लॉस बाय थेफ्ट। तो आप सीधा समझ सकते हो कि अगर ये लॉस नहीं हुआ रहता तो यहाँ प्रॉफिट कितना रहता, 80,000 रहता,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ देखो कि ये P&L अकाउंट में जो लॉस आया ये प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। और ये लॉस का गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। आपका गुडविल था, आपके बिजनेस का गुडविल अच्छा था, इसीलिए आपका चोरी हुआ, इसीलिए आपके यहाँ आग लग गया, ऐसा जरूरी नहीं। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, या फिर आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, है ना, डिविडेंड, ये सब क्या है कि आपके गुडविल के अच्छा होने नहीं होने से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस के कारण प्रॉफिट घट गया था, हम उसको वापस से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि हम एज्यूम करके चलेंगे कि अगर ये लॉस नहीं हुआ रहता तो अपने को प्रॉफिट कितना होता, 80,000 का। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानकर चलो कि सोहन जो है, सोहन एक बिजनेस ऑपरेट किया, वो 50,000 रुपया का गुड्स खरीदा और मानकर चलते हैं कि 50,000 रुपया को कन्वर्ट कर दिया 90,000 में, 40,000 का उसका प्रॉफिट हो गया, 40,000 का, यानी अपने बिजनेस को ऑपरेट करके वो 40,000 रुपीज अर्न किया है। अब इमेजिन करो कि उसका बैड लक कि उसके यहाँ चोरी हो जाए, और उसका 30,000 रुपीज कैश चोरी हो जाए। अब उसके पास प्रॉफिट मात्र कितना बचा, 10,000। लेकिन आप ही बताओ कि उसने अपने गुडविल से कस्टमर्स को डील किया, कस्टमर्स उसके पास आए, उससे सेल परचेज हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, देन उसका प्रॉफिट कितना हुआ था, 40,000। वो तो बैड लक था ना कि उसके यहाँ चोरी हो गया तो 30,000 रुपया और खत्म हो गया, यानी प्रॉफिट कितना बच गया, 10,000। लेकिन जब उससे पूछा जाए कि बिजनेस के ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट हुआ था, तो उसका रिप्लाई क्या आएगा, 40,000। अगर ये चोरी नहीं होता तो 40,000 तो अपने को अर्न हो चुका था ना। अपने यहाँ कस्टमर्स आए, सामान खरीदे, टर्नओवर हुआ, हमारा प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस के कारण जो प्रॉफिट 10,000 आ गया था, वो लॉस को वापस प्लस करके हम प्रॉफिट कितना बना देंगे, 40,000। यानी अगर गुडविल का कैलकुलेशन करना है तो आपको क्या करना होगा, गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए हमें प्रॉफिट में से हमें जा करके जो एबनॉर्मल गेन है, जो प्रॉफिट को बढ़ा चुका था, एबनॉर्मल गेन उसको माइनस कर देंगे, और जो एबनॉर्मल लॉस के कारण प्रॉफिट घट चुका था उसको हम प्लस कर देंगे। ये चीज हमें ध्यान देना हो, ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान देना हो कि अगर कोई एबनॉर्मल गेन है, कोई एबनॉर्मल लॉस है, तो उसके ऊपर फोकस करें, और अगर उसने प्रॉफिट को घटा दिया था तो बढ़ा देंगे, और अगर एबनॉर्मल गेन से प्रॉफिट बढ़ा हुआ था तो हम उसको कम कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन अगर हो रहा है तो आपके गुडविल के कारण नहीं हो रहा। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए बस सीधा सी बात जानना है कि आपके बिजनेस के ऑपरेशन से, जो नॉर्मल ऑपरेशन से जो आपका प्रॉफिट होता है, उसी प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना रहेगा, ठीक है। तो अब बात इमेजिन करो कि 2022 में अगर 20,000 रुपए का गेन शामिल था एबनॉर्मल वाला, तो हम वो माइनस करके 70,000 कर देंगे, और 23 में अगर 10,000 रुपीज का किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस हो गया था, देन प्रॉफिट 70,000 आया था, तो उस एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर देंगे, तो हमारा रियल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 80,000। 24 में कितना था, 60,000। अब बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,10,000। देन हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, और देन निकालेंगे गुडविल। तो ये चीज ध्यान देना रहेगा हम लोगों को कि अगर किसी कारण से प्रॉफिट पे कोई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ा है जो होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना, आज कुछ एरर भी हो सकता है, जैसे मान लो कि हमने क्लोजिंग स्टॉक बाय मिस्टेक ओवर वैल्यूड कर दिया था, जिसके कारण प्रॉफिट बढ़ गया था, तो प्रॉफिट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में बस ये ध्यान देना है हम लोगों को कि जो हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन है, उस प्रॉफिट के अंदर में कोई एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट तो नहीं है। अगर एडजस्टमेंट है तो हमको उसके ऊपर फोकस करना होगा। फिर से बोल रहे हैं, एबनॉर्मल गेन हो तो माइनस कर देना। क्यों माइनस कर देना, जैसे ये मान लो मेरा P&L अकाउंट है, ये P&L अकाउंट में यहाँ पे मान लेते हैं कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट है 1,00,000 रुपया, और कोई एबनॉर्मल गेन, चलो मान लेते हैं बाय गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, है ना, 10,000 शामिल है। अब बताओ प्रॉफिट आपका कितना हो गया, अब प्रॉफिट आपका हो गया 1,10,000 हो गया, 1,10,000। तो ये 1,10,000 रुपीज, और यहाँ मान लेते हैं कि कोई एक्सपेंसेस था, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान लेते हैं 40,000 रुपया था, तो आपका प्रॉफिट 70,000 आ गया। लेकिन आप ही बताओ कि फर्नीचर बेचने पे गेन होना ये आपके गुडविल के कारण तो नहीं है, तो इस तरह का एबनॉर्मल गेन को आपको हटाना पड़ेगा। ये 10,000 अगर आपका यहाँ नहीं रहता तो यहाँ टोटल 1,00,000 रहता, यहाँ 1,00,000 रहता, 40 माइनस करते यहाँ कितना आता, 60 आता। मीन्स 70,000 में 10,000 गेन इंक्लूड है। तो गुडविल को निकालने के लिए हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो उस प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, जो गेन इंक्लूड है उसको लाकर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
ये 70th हॉर्न में से गेन को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जब भी कोई एबनॉर्मल लॉस के कारण प्रॉफिट घट गया होगा तो उस लॉस को अगर हम हटा लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। और अगर गेन उसमें इंक्लूड है, उसको हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मानकर चलो इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं और इमेजिन करते हैं यहाँ पे 40,000 कोई एक्सपेंसेस वगैरह था नॉर्मल, जैसे सैलरी रेंट ये सब था। अब मान लेते हैं 10,000 रुपए का क्या था, कोई एबनॉर्मल लॉस था। अब आप देखो क्या होने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट मान लेते हैं 1,20,000 है, तो 1,20,000 यहाँ पे आया, यहाँ पे भी 1,20,000 आ गया, और 50,000 माइनस के तो यहाँ कितना आ गया, 70,000। लेकिन आप ही बताओ अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं रहता, एबनॉर्मल लॉस नहीं रहता तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाता, 80,000। इसीलिए जो नेट प्रॉफिट दिया जाएगा उसमें लॉस को वापस से लाके क्या करना है, प्लस कर देना है ना। तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से तब जाकर के आपका कैलकुलेशन होगा गुडविल का, ठीक है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा और इसके आगे के मेथड को लाऊंगा, जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, एक एक करके उसको डील किया जाएगा। फिलहाल आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से अपने बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ।